Good afternoon. Very, very good afternoon. Very, very good afternoon. Good afternoon. Very, very good afternoon. Radhe, Radhe. हाँ, आज आरपीएससी 2.0 की लास्ट क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट तो इसको मैं नहीं कहूंगा अभी, क्योंकि मेरा है कि इसको मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को भी और 1-2 दिन कंटिन्यू करूं। हाँ, आरपीएससी 2.0 का वैसे आज आखिरी दिन मान सकते हो, क्योंकि कल से 3.0 स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस टॉपिक को भी थोड़ा सा मैं और 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस और लेना चाहूंगा। मेरा मन नहीं भरा, इसको लेके मेरा मन नहीं भरा। आ जाओ, शुरू करें। तो हमने अब तक कर लिए हैं 40 सवाल और हम बढ़ रहे हैं 41वें सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 41। एक दो क्लास और लगा देंगे, क्या दिक्कत है, बाद में भी लग जाएगी। आरपीसी 3.0 स्टार्ट हो जाएगा, एक क्लास एक्स्ट्रा कर लेंगे 1-2 दिन, इतने में ये टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 5, 2, 4, 6, -1, 2 और 8, -7 के ये 3 बिंदु है, ये संरेखीय है, मतलब एक रेखा में है। तो के का मान बताइए। एक रेखा में है तो के का मान बताइए। अगर ये एक रेखा में है, तो इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज से कर सकते हैं, दिक अनुपात से कर सकते हैं। दिक अनुपात वाला ज्यादा आसान पड़ेगा। अगर ये बिंदु एक रेखा में है, अगर यह बिंदु एक रेखा में है, तो ए और बी के दिक अनुपात और बी और सी के दिक अनुपात है ना, ए बी और ए सी के दिक अनुपात, या ए बी बी सी ए सी, किसी के दिक अनुपात निकाल लो। रेखा एक ही है, रेखा एक ही है तो दिक अनुपात भी एक ही होंगे, है ना। तो पहले हम ए बी के दिक अनुपात निकाल लें। 5, 2, -4, ये दिक अनुपात है, नंबर नहीं है। अनुपातों को बराबर अनुपातों में ही लिखा जाता है। ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है जब भी बराबर की बात आती है, तो लोगों को लगता है बराबर का मतलब आमने सामने बराबर का चिन्ह। कई चीजों की तुलना इस तरीके से नहीं होती। छह -1, 2 और अगला है आपका 8 -7 के। 8 -7 के 8 -7 के ए बी के दिक अनुपात निकाल लेते हैं। घटा दो। 6 -5 1 कोमा -1 -3 कोमा 2 -4 -2, ये आ गया आपके ए बी के दिक अनुपात। अब हम बी सी के निकाल लेते हैं। बी सी के दिक अनुपात 8 -6 2 कोमा -7 -1 -6 कोमा के -2। ये भी दिक अनुपात उसी रेखा के और ये भी दिक अनुपात उसी रेखा के, तो ये दोनों दिक अनुपात एक ही रेखा के हैं, यानी अनुपात बराबर होंगे। A1/A2
बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, हर चीज जब बराबर होने का मतलब ये नहीं कि बराबर का चिन्ह आएगा, और बराबर का चिन्ह से भी कई थोड़ा बहुत अभिप्राय अलग होता है ना। अनुपातों के मामले में थोड़ा समझिएगा, अगर मैं कहूं कि 1:2 है और 2:4 है, बराबर है या नहीं है, बराबर है या नहीं है, 1:2 और 2:4 बराबर है नहीं, बराबर है। लेकिन क्या पहले से पहला बराबर है, क्या पहले से पहला बराबर है, दूसरे से दूसरा बराबर है, नहीं। तो ये अनुपातों में बराबर है, ये अनुपातों में बराबर है, ना कि पहले से पहला बराबर है दूसरे से दूसरा बराबर है। ये जो बराबर है ना, इसको थोड़ा समझना जरूरी होता है कि बराबर का मतलब ये नहीं कि पहला पहला बराबर है दूसरा दूसरा बराबर है। अनुपात में बराबर है, 1 और 2 का अनुपात आपको वही मिलेगा जो 2 और 4 का अनुपात है, ये अनुपात में बराबर है ना। हाँ, ये कर सकता हूं मैं कि इस 2 को यहां ले आऊं, इस 2 को यहां ले आऊं, तो 1/2 बराबर 2/4। वैसे 2 सेम हो गए इसलिए फर्क नजर नहीं आ रहा। एक्चुअली ए अनुपात बी और सी अनुपात डी बराबर है, तो इसका मतलब है कि ए का बी का अनुपात, सी का और डी का अनुपात बराबर है। इसे ऐसे ना लिख के मैं सी को तो ए के नीचे लाऊंगा और बी को वहां ले आऊंगा, क्योंकि बराबर है ना, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ A/C बराबर B/D। अब ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 2 को तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 3 अनुपात हो तो कैसे लिखेंगे। अगर अनुपात 3 हो मतलब इसके साथ में आगे ई और इसके साथ में एफ हो, अब क्या लिखोगे। तो उस केस में ये काम आ जाता है कि ये बटा ये बराबर ये बटा ये बराबर ये बटा ये। तो जब 2 अनुपात बराबर होते हैं इसका मतलब होता है पहला बटा पहला, दूसरा बटा दूसरा, तीसरा बटा तीसरा, है ना। क्योंकि ये जो चीज है ये 2 के लिए तो काम कर जाती है, फिर 3 के लिए कैसे करेगा। तो 3 के लिए ये है A/C, पहला पहले का अनुपात, दूसरे दूसरे का अनुपात, तीसरे तीसरे का अनुपात बराबर होगा, अगर अनुपात सेम है तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 1/2 माइनस 3/6 1/2 वज्र गुणा कर लो, K-2 बराबर -4, K बराबर -2। K का मान -2, ठीक है। आगे अगला, इन 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण निकालिए। इन 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण निकालिए कि समीकरण क्या होगा। कैसे निकालोगे, एक तो कर सकते हो बाय ऑप्शन, एक कर सकते हो बाय ऑप्शन। देख लो कौन सा समतल है जो इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करता है। एक आप इसको बाय ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है। कौन सा समतल है जो इन तीनों को संतुष्ट करता है, तो 1 1 0 रखने पर संतुष्ट हो रहा है, 1 2 1 रखने पर 6 + 2 8 8 - 3 5 डन। ये -4, 6 6 में से 4 गए, 2 2 और 3 5 डन। ये लो, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए तीनों से संतुष्ट हो रहा है, तो समतल ए हो गया। तो बाय ऑप्शन आप इसको बड़े आराम से निपटा सकते हो। दूसरा, 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण कैसे निकालोगे, तो ऐसे निकालोगे। 3 बिंदु समतल पर ही है, एक बिंदु का नाम ए, एक का नाम बी और एक का नाम सी, ठीक है। ए को बी से मिला दूं, ए बी सदिश बन जाएगा। ए को सी से मिला दूं, ए सी सदिश मिल जाएगा। ए बी रेसी दोनों समतल पर है, ए बी रेसी दोनों समतल पर है, और दो सदिशों की क्रॉस गुणा से जो सदिश बनता है वो हमेशा उन दोनों के लंब होता है। तो ये इनके क्रॉस गुणा से आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी से मुझे एन सदिश मिल जाएगा, अभिलंब सदिश मिल जाएगा जो समतल के लंबवत होगा। एन मिल गया, अब अभिलंब मिल गया,
और एक बिंदु चाहिए, बिंदु तो 3 दिए हुए हैं, कोई सा भी काम में ले लो, बिंदु तो 3 दिए हुए हैं, कोई सा भी काम में ले लो, और समतल का समीकरण हो जाता है r माइनस पॉइंट ए, कोई भी पॉइंट जो आपके पास हो, डॉट एन सदिश बराबर ये होता है r माइनस ए डॉट एन बराबर 0। ठीक है, इसको चाहो तो आप पूरा कर सकते हो, बना भी सकते हो इसको आगे भी। r माइनस ए सदिश के तौर पे आप ए बी सी में से कोई भी काम में ले सकते हो, मान लो मैंने ए काम में ले लिया, डॉट एन सदिश का मतलब है ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, आर माइनस ए डॉट ए बी का मतलब होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए बी माइनस ए होता है, ए सी माइनस ए होता है, बराबर 0 हो गया। ब्रैकेट्स खोलने पर r माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी, ब्रैकेट खोलेंगे तो बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस ए 0 वेक्टर हो गया, क्योंकि समान सदिश जब क्रॉस गुणा करते हैं तो 0 आता है, तो वो 0 आ गया। बी ए सदिश को मैं ए बी लिख देता हूँ, बी ए को मैं ए बी लिख देता हूँ ताकि माइनस प्लस हो जाए, बी को आगे ए को पीछे, यहाँ पे भी सी को आगे ए को पीछे, r माइनस ए, और सुंदर भी लगेगा देखो, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी ठीक है, ब्रैकेट्स खोलूं, एक r के साथ हो जाएगा, r डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए माइनस, फिर ए से करूंगा, ए से गुणा करूंगा, ये दो ए क्रॉस बी है, ए के साथ डॉट गुणा, तो ये तो अदिश त्रिगुणा हो गया, और अदिश त्रिगुणा में दो सदिश, 3 में से 2 सदिश सेम हो जाए तो 0 आता है, तो ये 0 हो गया, क्योंकि ये है ए क्रॉस बी डॉट ए होगा, तो इन दोनों में ए सेम है, 0 हो गया। इसके साथ होगा तो ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस, यहाँ पे भी ए सेम हो गया, 0 बराबर 0। तो 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण आपके पास आ जाता है इन एक सिंगल फॉर्मूला वाइज, ये हो गया आर डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, और ये अदिश त्रिगुणा ब्रैकेट बॉक्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि बाई चांस फॉर्मूला आ जाए, कभी कभी फॉर्मूला आ जाए कि निम्न में से ए बी सी से जाने वाले समतल का समीकरण कौन सा है ना, ये होता है, पूरा हल कर लेते हैं जब हम, वैसे तो इससे निकाल सकते हैं, बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, आप लोग वो बता ही दिया। ये है मेन फॉर्मूला कैसे बनता है, वो ये होता है आर डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। और इसमें देखो सिमेट्री है, इस फॉर्मूले में कितनी शानदार सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, है ना, सिमेट्री। और ये बहुत अजीब बात है, या ये एक इशारा है, हम जब भी मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत सारी सिमेट्रीज मिलती है, ऐसी समिति मिलती है। देखो हमने कुछ नहीं बनाया, सिमेट्री अपने आप बनी है, इसका मतलब प्रकृति में सिमेट्री है, और सिमेट्री किसे पसंद नहीं है ना। अगर सोचो मेरा मुंह जो है वो इधर कुछ और होता है इधर कुछ होता, तो आपको पसंद आता नहीं। आपका टीवी आधा कुछ और होता और आधा कुछ और होता, पसंद आता। किसी भी चीज की कल्पना कर लीजिए,
किसी भी चीज की कल्पना कर लीजिए, वो एक साइड से कुछ और एक साइड से कुछ और हो, आपको पसंद आएगा? नहीं। एक रिसर्च कहती है कि हमें वही चेहरे सबसे ज्यादा पसंद आते हैं जो, यहाँ पे अगर लाइन खींचू मैं, नाक से जाती हुई लाइन खींचू और दोनों साइड जो चेहरे एकदम जितने ज्यादा सिमेट्रिक होंगे, नॉर्मली हमारा लेफ्ट और राइट पूरा सिमेट्रिक नहीं होता, हमारा लेफ्ट और राइट पूरा सिमेट्रिक नहीं होता। जिन लोगों के चेहरे एकदम सिमेट्रिक होते हैं लेफ्ट टू राइट, वो चेहरे नॉर्मली ज्यादा पसंद किए जाते हैं पॉपुलेशन के द्वारा। जनता जो है ज्यादा जिन चेहरों को पसंद करती है वो सिमेट्रिक चेहरे होते हैं, है ना। जितनी भी एसिमेट्री होंगी वो चेहरा लोगों को बाय डिफॉल्ट कम पसंद आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने सिमेट्री हमने नहीं बनाई, हमने तो खाली सूत्र लगाया, वो सिमेट्री अपने आप बन गई। इसका मतलब प्रकृति चाहती है, ये सिमेट्री इस बात का एक तरह से आह्वान है कि प्रकृति, क्योंकि ये चीजें तो प्रकृति की है, तो प्रकृति खुद सिमेट्रिक है, तो प्रकृति चाहती है या प्रकृति बता रही है कि तो तुम बेटा तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आगे बढ़ते जाओ, चिंता मत करो। क्योंकि जब आप गणित में सवाल करते हैं तो आपको अच्छे अच्छे हिंट मिलते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप सही कर रहे हैं, है ना। तो ये इस तरीके का समीकरण आना, ये इस बात का एक प्रमाण है कि प्रकृति कह रही है कि बेटा तुम सही कर रहे हो, बस बढ़ते जाओ, एकदम सही है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, और इस वाई ऑप्शन भी कर सकते हो, है ना। तीनों में से कोई भी तरीके से कर सकते हो। अब आगे है कि ये जो दो समतल है, ये दो समतल के काटने से जो रेखा बनती है उससे जाने वाला समतल तथा इसके लंबवत समतल का समीकरण क्या होगा। एक समतल है जो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से जाता है, जहां पे ये दोनों काट रहे हैं वहां से जाता है, मतलब उस रेखा से जाता है ना। उस रेखा से जाता है जहां पे ये दोनों समतल काट रहे हैं, ये दोनों समतल काटेंगे, काटते वो रेखा बनेगी, उस रेखा से समतल जाता है, याद है प्रतिच्छेदी समतल, या रेखा को समाहित, दो समतलों के काटने से जो रेखा बनती है उसको समाहित करने वाले समतल का समीकरण P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। और जैसा कि मैंने बताया था कि लैम्डा का मान निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया गया होगा जिससे आप लैम्डा का मान निकाल सके। लैम्डा निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ दिया गया होगा। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, ये पहला समतल, प्लस लैम्डा, ये फैमिली बन रही है, ये पूरा परिवार बन रहा है। इन दोनों समतलों के काटने से जो रेखा बनती है उस रेखा से जाने वाले समतलों का परिवार। अब इस परिवार का कौन सा सदस्य हमें निकालना है, उसके लिए शर्त आगे दी हुई है। आगे ये शर्त दी हुई है कि इस परिवार का वह सदस्य चाहिए, इस परिवार का वह सदस्य चाहिए जो इस समतल के साथ लंबवत हो। ठीक है, अभी निकाल देंगे, बात समझ रहे हो। है ना, आप गणित में उस दिन बहुत अच्छे हो जाते हैं जब आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाती है, जब चीजें आपके चेहरे के आगे घूमना शुरू कर देती है, मतलब आप गणित में बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये बहुत अच्छे होने का प्रमाण है। ये समतल, ये पूरी फैमिली बन गई। अब इस फैमिली का वो मेंबर चाहिए जो इसके साथ लंबवत है, तो लंबवत करा के लैम्डा निकाल लेते हैं कि वो कौन सा लैम्डा है, वो कौन सा मेंबर, हर मेंबर का लैम्डा होता है, हर मेंबर का एक लैम्डा है, हर मेंबर का एक लैम्डा है। तो हमें पता करना है कि वो मेंबर कौन है, उसका आईडी कार्ड क्या है जो इसके साथ लंबवत है। तो इसके साथ लंबवत की शर्त लगा दो। लंबवत की शर्त क्या होती है, n1 डॉट n2 बराबर 0। ये रहा, ये n1, ये n1 हो गया, ये आपका n2 हो गया।
लैम्डा बराबर -1/3। अब लैम्डा का मान यहाँ रख दो, यानी जिस समतल के लिए लैम्डा का, इस फैमिली के जिस समतल के लिए लैम्डा का मान -1/3 है, वो ही समतल इस समतल के लंबवत होगा। लैम्डा का मान -1/3 रखने पर ये 1/3x, ये 0 आई, ये -4/3 यानी -1/3, z बराबर 5/3, 3 2/3 प्लस का 2/3, 0, x माइनस जेड प्लस 2 बराबर 0। आया समझ में? अब इसकी थोड़ी सी कल्पना करके देखो, इस सवाल की कल्पना करके देखो कि सवाल क्या पूछ रहा था आपसे, ये सवाल क्या पूछना चाहता था, उसकी कल्पना करके देखो अपने दिमाग में, है ना? इस सवाल की कल्पना करके देखो। वो गाना है ना, ये कैसे तेरी बातों में, तो बिल्कुल वैसे कल्पना करके देखो कि क्या क्या पूछ रहे हैं। शायद हो सकता है वो शाहिद कपूर उस गाने में यही बता रहा हो, देखो क्या पूछ रहे हैं। तो कल्पना करके देखो कि सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, उसके डायग्राम को इमेज करके देखो कि क्या पूछना है वो आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे। ये कह रहा है एक समतल है, एक दूसरा समतल है, ये फर्स्ट वन, सेकंड वन, ये दोनों काट रहे हैं, काटने से वो लाइन बनेगी, उस लाइन से अनंत समतल जा सकते हैं, वो खुद ये भी जा रहे हैं, ये दोनों भी जा रहे हैं बट्टे से ही, और भी बहुत सारे जा सकते हैं, है ना? ये दो समतल, इन दोनों ने एक दूसरे को काटा, ये 1 ये 2, इन दोनों ने काटा, जहां भी काटा वहां से ढेर सारे समतल जा रहे हैं। लेकिन हमें कौन सा समतल चाहिए? हमें सिर्फ वही समतल चाहिए जो इस समतल के लंबवत है, ये वो समतल इसके जो लंबवत है, जो इसके साथ 90 का कोण बनाएगा। ये नहीं बना रहा, नहीं चाहिए, 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 ये बना रहा है, डन, यही चाहिए। या ये भी नहीं बना रहा, तो जो बनाए वो चाहिए। ये है इसका डायग्राम। समझ में आया? क्या कहते हो? बात समझ में आई? चित्र समझ में आया इसका कि क्या कहना चाहता है, क्या सवाल पूछ रहा है आपसे? आपने जो भी निकाला है एक्स वाई जेड, ये क्या एक्स वाई जेड है, कौन एक्स वाई जेड है, और आपने क्या निकाला है, क्या पूछा गया था, क्या निकाला है। तो आपने पहले तो फैमिली निकाली, पहले आपने P1 प्लस लैम्डा P2 करके फैमिली निकाली, मतलब सारे समतल निकाल लिए। अब इन सारे समतल में से वो समतल पता करने की कोशिश की जो इस समतल के साथ लंबवत है। ये तो पूरी फैमिली है, फैमिली ऑफ प्लेन्स। ये इस इन दोनों समतलों के काटने से जो रेखा बनेगी, उस रेखा से जाने वाले पूरी फैमिली आ गई, पूरा परिवार आ गया। अब उस परिवार का हमें वो सदस्य चाहिए जो इसके साथ लंबवत है। ठीक है? इन दोनों समतलों के बीच का कोण निकालो, इन समतलों के बीच का कोण निकालो। दोनों के अभिलंब निकाल लो, है ना? दो समतलों के बीच का कोण मतलब दो अभिलंबों के बीच का कोण, cos थीटा बराबर प्लस माइनस n1 डॉट n2
N1 N2 6 और वो आ जाएगा 4 4 8 8 9 17 अंडर रूट 25 और 18 43 21 ये 6 से 6 कट गया ये 15 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सही है। बढ़ जाएं आगे। अगला, ये दो समतल कौन सी स्थिति में है? तो दोनों का विलंब निकाल लो, पहले का दूसरे का, फिर दोनों के बीच का कोण निकाल लो। इसका विलंब हो गया 7 5 6, है ना। दिक्कोजय दिक् अनुपात यानी सदिश, और दिक् अनुपात किसके? विलंब के, तो विलंब का सदिश हो गया। और दूसरा हो जाता है हमारा 3 -1 और माइनस का 10। कई बार क्या हमें ब्रैकेट लगाने की गंदी आदत पड़ी होती है ना, हमें आदत पड़ी होती है, पता है दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात में ब्रैकेट नहीं लगते, तो आप ये वाले चिन्ह यूज कर सकते हो, ये वाले ऐसे, ये वाले अगर ब्रैकेट लगाने की एकदम तीव्र इच्छा है ना, एकदम तीव्र इच्छा है कि भाई आदत बिगड़ गई है, तो फिर आप ये वाले ब्रैकेट लगा लो, ताकि कम से कम गलत फहमी तो ना हो। और हम दोनों के लिए कर लेते हैं कि भाई ये वाले ब्रैकेट होंगे, पहले छोटे वाले ब्रैकेट होंगे वो निर्देशांक के लिए होंगे, और ये वाले ब्रैकेट दिक् अनुपात के लिए होंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा किया जाता है हेल्बर्ट स्पेस में जब हम पढ़ते हैं ना, हेल्बर्ट स्पेस जब हम पढ़ते हैं, वेक्टर जब पढ़ते हैं, वेक्टर में भी हम ये यूज करते हैं, क्योंकि वेक्टर मतलब दिक् अनुपात, और दिक् अनुपात के लिए आप ये चिन्ह तो लगा नहीं सकते, ब्रैकेट लगा नहीं सकते, क्योंकि निर्देशांक नहीं है। तो फिर उसके लिए, है ना, वेक्टर जो आई जे के, कोई वेक्टर है मान लीजिए ए बी, कोई वेक्टर है 2i + 3j + 4k, तो फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है दो, क्योंकि बिना ब्रैकेट के लिखना हमें भी अजीब सा लगता है ना, हमें भी बिना ब्रैकेट के लिखना अजीब सा लगता है, लेकिन अब ब्रैकेट लगा देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ब्रैकेट लगाते ही फिर तो ये निर्देशांक कहलाएंगे, और ये निर्देशांक होते नहीं है, तो दिक् अनुपात होते हैं। तो वो गलत फहमियां ना हो, इसलिए हम ये वाले ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, अगर बहुत इच्छा हो तो, है ना। अगर आपकी बहुत इच्छा हो, अगर बिना ब्रैकेट लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट लगे हुए हैं वो निर्देशांक है, बिना ब्रैकेट के हैं वो दिक् अनुपात है, बात तो क्लियर है। लेकिन फिर भी है कि कई बार आदत होती है डालने की ब्रैकेट, अधूरा अधूरा सा महसूस होता है, कुछ खालीपन सा महसूस होता है। तो अगर आपको भी खालीपन महसूस हो रहा है तो आप ये वाले साइन यूज कर सकते हैं। और नहीं यूज, नहीं दिक्कत है तो कोई बात नहीं, फिर तो और ही बढ़िया काम है। लेकिन दिक्कत तब हो जाएगा जब थे अंक अगर ब्रैकेट लगा दो,
फिर तो मामले खराब कर दियो। कितना हुआ? 7 × 3 21। -5। कितना? 44। 60 और 50 110। 11 पे काटेंगे तो ये 4, ये 10, 2/5। थीटा बराबर 2/5। तो ये असमानांतर है कि समांतर होने का मतलब कोण 0 आना चाहिए या 180 आए। 0 180 आए, कोण 90 आए, ना तो 0 आया ना 180 आया। इसका मतलब न तो समानांतर है ना ही लंबवत है। और कोण कितना हुआ? cos इनवर्स 2/5 हुआ। ठीक है, बढ़ जाए आगे। ये सेम सवाल आ गया, पीछे वाले जैसा ही है। हाँ, पीछे वाले के जैसा ही है। वो वाला बताया था ना अभी एक, वैसा का वैसा उसका भाई है। अच्छा, कल को लेकर आप लोग काफी एक्साइटेड है ना? काफी मैसेज। हाँ, कल बता दूंगा अंजलि। कल एक्चुअली कल मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा एक। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसकी रूपरेखा मैं आपके सामने रखूंगा सारी। आपको पूरी एक प्रेजेंटेशन दूंगा, जैसे होता है ना ऑफिस में जैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, वैसे मैं आप लोगों का एक प्रेजेंटेशन दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या आपको करना है, क्या मैं करूंगा। हर डिटेल जो है वो मैं आप लोगों को कल दूंगा। एक डिटेल प्रेजेंटेशन में आपको आरपीएससी 3.0 के बारे में दूंगा। और फिर उसके बाद में आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी उस प्लान को लेकर जो भी क्वेरीज होंगी, जो सवाल होंगे, जो आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, फिर उसका लेंगे। तो हमारे कल 2 सेशन होंगे, एक प्रेजेंटेशन सेशन, एक आपका क्वेरी सेशन, जिसमें आप लोग अपने जो भी उससे रिलेटेड सवाल है, जो भी आपके मन में चल रहे हैं, जो भी शंकाएं किंतु परंतु है, उसके लिए। तो 2 चीजें होंगी। हाँ, तो आपके लिए एक तरह से मानिए जो भी लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं एकदम, तो उनके लिए 3.0 अच्छा मौका है, जहां से आप एकदम वापस से शुरू से एकदम एकदम सिरे से और पूरे तरीके से कटिबद्ध होकर, है ना, जैसे कमिटेड होके कि भाई अब जो भी 2.0 में जो हुआ, खामियां जो भी किंतु परंतु रहे, वो अपनी जगह, बस अब ठीक है। अब मैं 3.0 से एकदम लगातार रहूंगा, नियमित रहूंगा, कंटिन्यू पढ़ाई करूंगा, और कहीं भी किसी प्रकार का बीच में लैप्स नहीं आने दूंगा, गैप नहीं आने दूंगा। फिर चमत्कार ही चमत्कार है। हाँ, तो बस नियमित रहिए,
मैं मेरे पास वो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, नियमित रहिए, ईमानदार रहिए, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीजें आती जाती चली जाएंगी, सब बाकी सब चीजें साइडलाइन कर दो। और कि मुझे लगता ही नहीं शायद कोई चीज है। एक तो आप ईमानदार रहिए अपने साथ, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, है ना, और दूसरा नियमित रहिए। तो दोनों को जोड़कर लैम्डा मिला के फैमिली बना लेते हैं। एक्स प्लस 2 वाई प्लस 3 जेड, लैम्डा पहला समतल प्लस दूसरा समतल, 1 + 2 लैम्डा एक्स, एक्स का पद एक साथ, वाई का पद एक साथ, जेड का पद एक साथ। अब ये फैमिली का जो मेंबर है वो उसके साथ लंबवत है, पहले वाले समतल के साथ लंबवत है, तो लंबवत की शर्त लगा दो। 5 3 6, ये हो गया 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा, 3 - लैम्डा। 5 × 1 + 2 लैम्डा प्लस 3 × 2 + लैम्डा, 6 × 3 - लैम्डा। 5 + 10 लैम्डा, 6 + 3 लैम्डा, 18 - 6 लैम्डा बराबर 0। 5 3 13, 13 × 7 लैम्डा, 18 और 6 24, 24 और 5 29 बराबर -29, लैम्डा बराबर -29/7। यही है, इतना अजीब लैम्डा। अब लैम्डा का मान रख लो। ये तो वैसे ऑप्शन में देखें तो ही पता लग रहा था, 51 15 173, तो अजीब अजीब नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब लैम्डा अजीब ही आएगा। कौन सा जाएगा? सी। लैम्डा का मान वापस रखने पर सी है। ठीक है, अगला सवाल। इस बिंदु का इस समतल पे प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। इस बिंदु का इस समतल पे प्रतिबिंब ज्ञात करिए। ये बिंदु है, ये समतल है, इस बिंदु का जो प्रतिबिंब है, मतलब जो परछाई है, वो बतानी है समतल पे क्या होगी। तो एक तो संतुष्ट करा के देख सकते हो, परछाई तो समतल पे ही होगी ना। तो देख लो कौन है जो समतल को संतुष्ट करता है। अगर बढ़िया सवाल बनाया होगा तो दो बिंदु मिल जाएंगे जो संतुष्ट करते होंगे, ताकि कोई भी शॉर्टकट आप ना ले सको, कोई भी आप शॉर्टकट ना ले सको। और आरपीएससी वालों ने बनाया होगा तो शॉर्टकट के लिए जगह छोड़ी होगी, और इसमें हो जाएगा, शॉर्टकट से शायद हो जाएगा मेरे ख्याल से। करते हैं तो 16 × 3 = 48, 48 और 52 +17, 48 और 17 65, 65 में से 52 गए, तो ये वाला तो गलत है, सी तो गलत हो गया। वाई माइनस का ट्राई करते हैं।
26 दूनी 48, 48 और 30 78, 78 में से 17 गए, 78 में से 17 गए 61। अच्छा 26 तियां, इस बार 26 है तो 26 तियां हो गया 8, हो गया 86 है ना, 88, 18, 78 हो गया, 78, 78 प्लस 30 108, 108 में से 17 गए 91, ये भी नहीं हुआ। कौन सा सी? बाय ऑप्शन कौन सा होगा? अच्छा समतल में प्रतिबिंब है, यानी आर पार जा रहा है समतल के, है ना? समतल दर्पण की तरह काम कर रहा है, तब तो समतल पे नहीं होगा फिर बिंदु, फिर तो समतल पे नहीं होगा। ये समतल, ये आपका पॉइंट पी, इसका प्रतिबिंब निकालना है तो वो समतल के पीछे की तरफ होगा, उतनी ही दूरी पर जितना पी बिंदु आगे की तरफ है, जैसे रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब होता है पी डैश, है ना? तो हम क्या करेंगे, ये समतल का समीकरण हमारे पास है और बिंदु हमारे पास है 2 -1 और 3, 2 -1 3। समतल का समीकरण है 3x - 2y, 3x - 2y - z -9 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, ये अभिलंब है, ये जो पिंक लाइन है ये अभिलंब है, तो अभिलंब के दिक अनुपात इसके दिक अनुपात हो जाएंगे, तो 3 - 2 - 1, ये दिक अनुपात इसके काम आ जाएंगे, 3 - 2 - 1। तो हमारे पास रेखा का समीकरण बन जाएगा, क्योंकि बिंदु भी है दिक अनुपात भी है, तो x - 2 y + 1 और z -3 बटा -2 + 1 -3 बटा 3 - 2 -1। ये रेखा का समीकरण आ गया, पी डैश का, पी डैश का समीकरण आ गया। इसको हम लिख लेते हैं प्राचालिक रूप में, बराबर में लैम्डा मानो और प्राचालिक रूप ले लो। प्राचालिक रूप हो जाएगा 3 लैम्डा + 2 y बराबर -2 लैम्डा -1 z बराबर -लैम्डा + 3। ये हो गया। अब ये जो बिंदु जहां पे ये दोनों काट रहे हैं, वो बिंदु समतल पर भी है रेखा पर भी है, दोनों पे है तो दोनों को संतुष्ट करा लो, रेखा पे तो है ही, संतुष्ट करवा लो, क्योंकि ये बिंदु दोनों पर होगा, ले जाके संतुष्ट कराने पर x का मान 3 लैम्डा + 2, y का मान -2 लैम्डा -1, z का मान 9 लैम्डा + 6 + 4 लैम्डा + 2
प्लस लैम्डा माइनस 3 माइनस 9 बराबर 0। 9 4 13 और एक 14, 14 लैम्डा, 6 2 8, 12, 12 में से 8 गए 4, लैम्डा बराबर 2/7। लैम्डा का मान 2/7 रखने पर यह बिंदु आ गया 2/7। ये 6/7, 14, 14 और 6, 20, 20/7। ये हो गया 20/7 कोमा, और ये 4, 7, 7, 4, 11, 11/7। और ये हो गया 7 या 21। ये आ गया। पी डैश निकालना है तो पी डैश को एक्स वाई जेड मान लिया। अब हमें पता है कि जो क्यू है वो मध्य बिंदु है पी और पी डैश का। पी प्लस पी डैश बटा 2, और पी प्लस पी डैश बराबर हो गया 2Q, और पी डैश बराबर हो गया 2Q माइनस पी। दो क्यू, ये हो गया 40/70 माइनस 2, 40/70 माइनस 2, 14, 26, 26/7, तो 26/7। दूसरा हो जाएगा हमारा माइनस 11, 11 दूनी 22, 22/7 प्लस 7, 22 में से 7 गया 15, 15/7। तीसरा, तीसरे की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए ऑप्शन आ गया। फिर तो निकालना चाहो तो जबरदस्ती निकालना चाहो तो निकाल लो। 21, 38, 21 गए 17/7। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिबिंब। ठीक, हाँ संतुष्ट करने वाला तो होना ही नहीं था। ये उसके ऊपर प्रतिबिंब नहीं था ना, उसके सापेक्ष प्रतिबिंब था। अभी ये बातें गलत लिखे या अधूरी अधूरी बातें लिखकर गड़बड़ कर दे। ये जो है ना, ये क्वेश्चन वाले है ना, ये अधूरी बातें लिखते हैं, अधूरी बातें लिख के फिर गड़बड़ कर देते हैं। अब प्रतिबिंब दो होते हैं, एक तो होता है समतल के ऊपर, एक होता है समतल के सापेक्ष, है ना। ऊपर और सापेक्ष ये दो चीजें होती है। एक प्रतिबिंब तो होता है जो समतल के ऊपर निकाल रहे हैं, जैसे अपन दीवार है। अब दीवार है तो दीवार पे प्रतिबिंब बनेगा, एक बिंदु है, दीवार पे परछाई बनेगी। एक तो ये हो गया। एक हो जाता है अगर दीवार कांच हो तो वो पीछे बनेगा। तो एक होता है कांच के तो सापेक्ष होता है, कांच पर नहीं होता। जो ग्लास होता है, ग्लास के सापेक्ष प्रतिबिंब बनता है, दीवार पर बनता है। दीवार रिफ्लेक्शन नहीं करती तो दीवार पर बनता है। तो ये दोनों बातों में अंतर है, लेकिन यहाँ पे बताते हैं नहीं। कभी कोई सा ही पूछ लेते हैं, कभी कोई सा ही पूछ लेते हैं, है ना। हाँ, गलत बात है। कौन सा -81? -81 चेक कर लूंगी एक बार। 22 7 -81, माइनस को 15/7 से। बताओ, तो बड़ो सवाल कर, फिर माइनस प्लस की गलती कर दो, ऐस हो गयो काम, गई भैंस पानी में। क्वेश्चन नंबर 48। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा योगेश, एकदम सही आएगा। तुम जो कह रहे हो वही आएगा। ऐसा समतल बताओ जो इस रेखा के लंब हो। है ना,
सोचो, बड़ा सिंपल सवाल है, मुंह जवानी हो जाए तो, ये तो मुंह जवानी हो जाए ऐसा सवाल है। अब ये रेखा समतल पे लंब है, इसका मतलब ये भी लंब है। यह रेखा समतल पे लंब है, समतल इस पर लंब है या ये समतल पे लंब है, बात तो एक ही है तो दोनों 90 डिग्री पे। तो ये रेखा जो है ये समतल के लिए लंब है, तो इस रेखा के दिक् अनुपात समतल के लिए अभिलंब के दिक् अनुपात होंगे। तो समतल का समीकरण हो गया 2x माइनस वाई प्लस 2z और प्लस डी। उसके बाद मूल बिंदु से जाता है, ये दिया हुआ है कि समतल मूल बिंदु से जाता है, गुजार दो मूल बिंदु से, मूल बिंदु यानी 0 0 0 से गुजारने पर जैसे ही गुजारोगे डी का मान 0। ये लो, तो ये समतल का समीकरण आ गया 2x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 0। सही है। ठीक है, ये दो समतल है मतलब एक रेखा है। ये रेखा किसके समानांतर है? यह रेखा, ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया। ये रेखा किसके समानांतर है? अब आप सोचो दो समतल है, रेखा कैसे हुई? बिल्कुल, दो समतल मतलब एक रेखा होती है। तो ये जो रेखा बनी है, इन दोनों समतलों के काटने से जो रेखा बनी है वो किसके समानांतर है? इन दोनों के समतलों के काटने से जो रेखा बनी है वो किसके समांतर है? इन दोनों समतलों से कट के रेखा बनी होगी, वो रेखा किसके समानांतर है? पहले उस रेखा के दिक् अनुपात तो निकालो, उस रेखा के दिक् अनुपात तो निकालो, तब तो पता चलेगा कि किसके समांतर है, किसके लंबवत है, क्या है क्या नहीं है। ये आप कैसे निकालोगे? ये हम कमाल करके निकालेंगे। देखो, ये समतल है पहले वाला, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेन है आपका। कहीं एक सेकंड प्लेन ले लो। अब गौर करना, सुनना मेरी बात ध्यान से, ध्यान से। ये जो रेखा बनेगी, ये रेखा दोनों समतल के ऊपर होगी। ध्यान से सुनियो, ये रेखा दोनों समतल के ऊपर होगी क्योंकि कटान से बनी है। कटान से बनी है मतलब ये रेखा दोनों समतलों पे है, दोनों समतलों पे है। अगर ये रेखा इस समतल पे है तो इस समतल के अभिलंब के लंबवत हुई नहीं हुई? मेरी हथेली के लंबवत हुई नहीं हुई? ये रेखा समतल के ऊपर है, समतल के ऊपर है तो समतल के हिसाब से तो समानांतर है, लेकिन हम समतल के हिसाब से नहीं देखते, हम अभिलंब के हिसाब से देखते हैं। तो इस समतल, मेरे हथेली का जो अभिलंब होगा, उस अभिलंब की ये लंबवत हुई नहीं हुई? यानी ये रेखा इसके लंबवत हुई नहीं, अभिलंब के लंबवत हुई नहीं हुई? पहले समतल के अभिलंब के लंबवत हुई। ऐसे ही दूसरे समतल पे आ जाओ, दूसरे समतल के ऊपर भी है ये रेखा, यानी दूसरे समतल के भी अभिलंब के लंबवत हुई, यानी N1 N2 दोनों के लंबवत हुई। यानी आपकी जो रेखा है, इसका सदिश को नाम देते हैं बी। बी जो है वो N1 के भी लंबवत है और N2 के भी लंबवत है। और अगर कोई चीज दोनों के लंबवत है, इसका मतलब वो इन दोनों के क्रॉस गुणा के समानांतर है नहीं है? सही हुआ नहीं हुआ? बात सही हुई नहीं हुई? बात जची कौन जची? अगर कोई रेखा एक रेखा के लंबवत है, दूसरी रेखा के लंबवत है, तो क्रॉस गुणा से आपको कौन सा सदिश मिलता है? क्रॉस गुणा से आपको कौन सा सदिश मिलता है? क्रॉस गुणा से आपको कौन सा सदिश मिलता है? वही तो सदिश मिलता है जो दोनों के लंबवत हो। तो N1 N2 की क्रॉस गुणा से मुझे वो सदिश मिलेगा जो दोनों के लंबवत होगा। और बी कौन है? दोनों के लंबवत। तो क्या मतलब बी की दिशा मिल जाएगी मुझे? मुझे बी की दिशा मिल जाएगी। यही गलत है? मुझे बी की दिशा मिल जाएगी क्योंकि बी जो है वो N1 के भी लंबवत है और N2 के भी लंबवत है, समतल के समानांतर है। अब जब आप इसको ऐसे बोलेंगे तो आप कहेंगे कि यह रेखा समतल के समानांतर है, समतल के समांतर है, लेकिन लंबवत के अभिलंब के लंबवत है, क्योंकि ये इसके ऊपर है, इसके ऊपर है मतलब समतल के समानांतर है। समतल पे रखी हुई है मतलब समतल के समांतर है, लेकिन अभिलंब के तो लंबवत हुई ना, अभिलंब तो ये हुआ।
इसके लंबवत हुई, यानी ये रेखा पहले वाले समतल के अभिलंब के लंबवत हुई। ऐसे ही ये रेखा दूसरे वाले समतल पे भी है, काटने से बनी है ना। अपने कोने को देखो, आपका कोना देखो, अपने कमरे में दीवार का कोना देखो, जो लाइन बनी है वो लाइन पहले समतल पे है या नहीं है? ये जो कोना है आपका पहले समतल पे है नहीं है, दूसरे पे है या नहीं है? दोनों पे है या नहीं है? अब दोनों के अभिलंब खींचो, समतल का अभिलंब खींचो, इस दीवार का अभिलंब खींचो, ये हुआ, तो ये कोना इसके लंब हुआ नहीं हुआ? अब इसका अभिलंब खींचो और देखो इसके अभिलंब हुआ या नहीं हुआ? दोनों के है नहीं। सही है, क्या कहते हो? ये देखो, ये हो गया रेखा, ये पहला समतल, ये दूसरा समतल, ये आपका कोना, आपकी रेखा है। तो इस समतल का अभिलंब किधर जाएगा? इस समतल का अभिलंब तो ये इस रेखा के लंबवत हुआ या नहीं हुआ? ऐसे ही इस समतल का अभिलंब इसका इधर जाएगा, ये भी रेखा के लंबवत हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि रेखा जो है, ऐसे समझो ना, जब रेखा जो है वो समतल के ऊपर अगर है, अगर रेखा समतल के ऊपर है तो अभिलंब के लंबवत होगी नहीं होगी? होनी। अब मैं इस बोर्ड पर कोई भी लाइन खींच लूं, कैसी भी, ये सारी रेखाएं इस रेखा के लंबवत होगी नहीं होंगी? होनी है, क्योंकि वो समतल पर है, वो समतल पर है, ये समतल के लंबवत है, तो इसका मतलब वो समतल के ऊपर है, ये समतल पे 90 डिग्री है, तो वो भी 90 डिग्री पे होगी, तो 90 डिग्री का कोण हो गया। तो इसका मतलब है कि आपका रेखा जो है वो n1 के भी लंबवत है और n2 के भी लंबवत है। और अगर आपकी रेखा दो सदिशों के लंबवत है, इसका मतलब उसकी दिशा इन दोनों के क्रॉस गुणा के समांतर होगी। उसकी दिशा क्या होगी? दोनों के क्रॉस गुणा, क्योंकि a क्रॉस b से कौन सा सदिश बनता है? जब भी हम सदिशों में क्रॉस गुणा करते हैं तो क्रॉस गुणा से हमें कौन सा सदिश मिलता है? क्रॉस गुणा से हमें वो सदिश मिलता है जो a के भी लंबवत हो और b के भी लंबवत हो। तो इसका मतलब n1 और n2 के क्रॉस गुणा से कौन सा सदिश मिलेगा? हमें वो सदिश मिलेगा जो n1 के भी लंबवत होगा और n2 के भी लंबवत होगा, और वही तो हमें चाहिए, दोनों के लंबवत, तो वो हमारा b का सदिश होगा, तो b सदिश हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का लंब ले लो, इनके क्रॉस गुणा करके b वेक्टर बना लेंगे। ये आ गया 1 2 i j के n1 हो गया 1 2 -1, 1 2 -1, वो हो गया हमारा 1 3 -1, -2 -3 +3, 3 में से 2 गया 1 i, -j -1 +1 0 j, प्लस के ये कैंसिल, 3 -2, ये आपका बी वेक्टर आ गया। अब देखो बी वेक्टर किसके लंबवत है या समांतर है? समांतर पूछा है। इसकी दिक्कोजय आ रही है आपकी 1 0 0, ये दिक्कोजय आ रही है, दिक् अनुपात आ रहे हैं 1 0 1, 1 0 1 आ रहे हैं। अब एक्स वाई समतल पे आओ, एक्स वाई समतल, एक्स वाई समतल का अभिलंब क्या हुआ? एक्स वाई समतल का अभिलंब क्या हुआ? समतल की दिशा नहीं होती, उसके अभिलंब की दिशा होती है। पहले अभिलंब के साथ रिलेशन निकालो, फिर समतल के साथ रिलेशन आएगा। एक्स वाई समतल का जो अभिलंब होगा एक्स वाई, उसका अभिलंब होगा जेड एक्स, जेड एक्स होगा मतलब 0 0 1, 0 0 1। अब 0 0 1 के साथ क्या ये लंबवत है? जवाब है नहीं, इसके साथ लंबवत नहीं है, मतलब समतल के साथ समांतर नहीं है, कि जो उसके अभिलंब के साथ लंबवत होगा वही उस समतल के साथ समांतर होगा। जो अभिलंब, कोई रेखा अगर अभिलंब के लंबवत है, अभिलंब के लंबवत है मतलब समतल के समांतर है, क्योंकि जो अभिलंब के लंबवत होगी वो समतल के समांतर होगी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो समतल और रेखा, अभिलंब और समतल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर कोई चीज अभिलंब के समानांतर है, अभिलंब के समांतर है, इसका मतलब समतल के लंबवत है, और जो अभिलंब के लंबवत है मतलब समांतर है, समतल के समांतर है।
तो इस समतल का अभिलंब ZX होगा, ये 0 0 1 होगा इसके दिक् अनुपात। इसके साथ लंबवत की शर्त लगाता हूं तो नहीं, लंबवत नहीं है। अगर इसके साथ लंबवत नहीं है तो फिर इसके साथ समांतर भी नहीं है। अब YZ पे आ जाओ। YZ समतल का अभिलंब किधर जाएगा? इसका अभिलंब, ये YZ है, YZ है तो इसका अभिलंब जाएगा XX की दिशा में। तो अभिलंब के दिक् अनुपात हो जाएंगे 1 0 0। क्या ये इसके लंबवत है? नहीं, इसके लंबवत नहीं है तो इसके समांतर भी नहीं हो सकता, कैंसिल। अब ZX समतल पे आ जाओ। ZX समतल का अभिलंब किधर जाएगा? ZX समतल का अभिलंब किधर जाएगा? Y की दिशा में। तो दिक् अनुपात हो जाएंगे 0 1 0। ये बिल्कुल इनकी डॉट गुणा करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये अभिलंब के साथ लंबवत है, और अभिलंब के साथ लंबवत है इसका मतलब समतल के साथ समांतर है। तो भैया यही है वो आंसर जिसके साथ ये समांतर है। तो सवाल क्या था? गजब था, शानदार था। बात जची? कल्पना करो, सोचो। देखो, पहली बात तो जब कोई रेखा किसी समतल का ऊपर हुए तो वह अभिलंब समतल के ऊपर है, तो अभिलंब का तो लंबवत हो ही सी। अगर समतल के ऊपर रखीड़ी है तो अभिलंब का तो लंबवत ही उसी। अब आरेखा जो है, आरेखा दोनों का काटने से बनी है, इसका मतलब आरेखा दोनों का ऊपर है, आरेखा दोनों का ऊपर है, और दोनों का ऊपर है मतलब दोनों का लंबवत है। तो यह N1 और N2 दोनों का लंबवत है। और बी वेक्टर जो है, ये जो रेखा का वेक्टर है, जो रेखा की दिशा है, वो दोनों के लंबवत है। और जब कोई चीज दोनों के लंबवत होती है तो उसे निकालने के लिए क्रॉस गुणा करते हैं, क्योंकि क्रॉस गुणा से हमें वो सदिश प्राप्त होता है जो दोनों के लंबवत होता है। तो अब हमारा बी वेक्टर जो है, जो रेखा का सदिश है, वो दोनों के लंबवत है। तो दोनों की क्रॉस गुणा कर लो, बी निकल जाएगा। तो दोनों की क्रॉस गुणा की, बी निकल गया, ये बी वेक्टर आ गया। अब हमें देखना है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बी जो रेखा आई है वो रेखा किसके समांतर है? ये सब समतल है, समतल के साथ समांतर है, ये पता करने के लिए हमें अभिलंब के साथ देखना पड़ता है। जो अभिलंब के साथ लंबवत है, जो अभिलंब के साथ लंबवत है, इसका मतलब समतल के साथ समांतर है, क्योंकि अभिलंब और समतल का रिलेशन उल्टा होता है। जो अभिलंब के लंबवत है वो समतल के साथ समांतर है। हमें देखना है कि किस अभिलंब के साथ लंबवत है, तो उसका मतलब उसके साथ समांतर हो जाएगा। एक्स वाई समतल पे गए, एक्स वाई समतल, ये रहा एक्स एक्स, ये रहा वाई एक्स, ये हो गया एक्स वाई समतल। तो ये एक्स वाई समतल है तो अभिलंब किधर जाएगा? जेड की दिशा में। तो इसका अभिलंब हुआ जेड, जेड हुआ मतलब 0 0 1। हमने 0 0 1 के साथ लंबवत की शर्त लगाई, नहीं लगी, इसका मतलब एक्स वाई समतल के समांतर नहीं है, क्योंकि उसके अभिलंब के साथ लंबवत नहीं आ रहा। फिर वाई जेड समतल पे गए, वाई जेड किधर होगा? ये मान लो वाई है ना, ये वाई है, ये जेड है, तो अभिलंब जाएगा एक्स की दिशा में, अभिलंब एक्स की दिशा में जाएगा, यानी 1 0 0 अभिलंब होगा। और 1 0 0 के साथ भी लंबवत की शर्त नहीं लग रही, मतलब इसके भी समांतर नहीं है। फिर गए जेड एक्स पे, जेड एक्स पे तो एक तरफ एक्स हो जाएगा, एक तरफ जेड हो जाएगा, ये एक्स ले लो, ये जेड ले लो, अभिलंब जाएगा वाई की दिशा में, दिक् अनुपात हो जाएंगे 0 1 0। और इसके साथ जब शर्त लगाई तो लंबवत की शर्त काम कर रही है। जेड एक्स के अभिलंब के साथ लंबवत है, और जेड एक्स के अभिलंब के साथ लंबवत है, इसका मतलब जेड एक्स के समांतर है, जेड एक्स समतल के समानांतर। ये हो गया, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड काम हो गया, ठीक है। अब 50 पूरी कर दें। इन 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण बता दो। राधे राधे पूजा, राधे राधे। बाय ऑप्शन कर सकते हो,
है ना। बाय ऑप्शन इसको आप कर सकते हो। बाय ऑप्शन आप इसको कर सकते हो। देखो कौन है जो संतुष्ट करता है। 12 और 6, अगर ये करूं तो 5 6 5 और 12 17, 17 और 6, 17 और 6 23। हाँ ये काम कर रहे हैं। ये रखूं तो 24 24 और 4 28, 28 5 गए 23, डन। 3 1 1 15, 15 और 6 21, 21 प्लस 2 23, 3 बी आंसर आ गया। बी हमारा आंसर है। तो बाय ऑप्शन जाओगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, बी आपका आंसर आ गया। अब दूसरा जो आपको करना है, दूसरा तरीका बता चुका आपको कि ये ए वेक्टर, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु। ठीक है। आप पहले अभिलंब सदिश निकाल सकते हैं। अभिलंब सदिश ए बी, ए को बी से मिला दो, समतल पर एक सदिश बन जाएगा। ए सी बना दो, समतल पर सदिश बन जाएगा। दोनों की क्रॉस गुणा कर लो, आपका अभिलंब मिल जाएगा। ये हो गया हमारा अभिलंब। ये अभिलंब हो जाएगा। और बिंदु के तौर पे आप ए बी सी में से कोई भी काम में ले सकते हो। तो समतल का समीकरण हो जाएगा आर माइनस ए या बी या सी, जो भी लेना चाहो, डॉट एन सदिश बराबर 0। आर माइनस ए डॉट एन सदिश बराबर 0। सही है। इससे निकाल सकते हो, जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। और एक अभी जो फॉर्मूला बताया था उससे भी कर सकते हो आप। वो थोड़ा लंबा पड़ेगा क्योंकि उसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए सब है, तो वो लंबा पड़ेगा। ये थोड़ा छोटा रहेगा। और बाय ऑप्शन वाला तो कहना ही क्या, उससे छोटा तो कोई ही नहीं है। ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, तो पी का मान बताइए। तो पहले रेखा के समीकरण को ठीक करना है। दोनों लंब है, इसका मतलब है दोनों की डॉट गुणा 0 आएगी, है ना। लेकिन पहले समीकरण को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि समीकरण बिगड़ा हुआ है। देखो 1 माइनस एक्स, है ना। हर के यहाँ हर क्यों पड़ी है, कटे के पड़ी है, कटे के पड़े। पहले तो समीकरण को ठीक करो, समीकरण को सही से बनाओ। जैसे माइनस कॉमन लिया और माइनस नीचे भेज, पहले साफ सफाई करनी है कि ये साफ सफाई होगी। फिर यहां से 7 कॉमन है, 7 कॉमन निकालो, 7 को नीचे भेजो। बस इस सवाल की खास बात यही है कि इसमें पहले जल्दबाजी में कोई करेगा तो गलती कर देगा। क्योंकि हम जो बी मानते हैं, जो बी वेक्टर होता है वो तब होता है जब मानक रूप में लिखा हो। मानक रूप होता है x माइनस एक्स वन बराबर y माइनस वाई वन बराबर z माइनस जेड वन बटा ए बी सी। तो समीकरण पहले उस फॉर्म में होना चाहिए, तब बी वेक्टर बनता है। ऐसे नहीं कि नीचे कुछ भी है वही बी वेक्टर बन गया, नहीं। पहले मानक रूप में हो समीकरण, उसके बाद बी वेक्टर होता है। तो ये गलती सवाल में हो जाती है। नॉर्मली जल्दबाजी में जो करता है वो सीधा चला जाता है। ऐसे अब यहाँ ठीक करना पड़ेगा। -7 कॉमन आएगा, नीचे -7 बटे में जाएगा और आपका हो जाएगा x-1 बटा -3p/7। y -5
माइनस कॉमन निकालो। अब आपके B1 B2 दोनों दिख रहे होंगे। ये आपका B1 वेक्टर मतलब इस रेखा की दिशा, और ये आपकी दूसरी रेखा की दिशा। दोनों लंबवत है मतलब दोनों की डॉट गुणा 0 है। और ये गुणा करने पर ये हो गया 9p/7, 2p/7 और 10, 11p/7, 10, p बराबर 70/11, 70/11। हाँ, अब ये एक्चुअली ये जो सवाल है ना, ये एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। तो ये सवाल अगर सही में बहुत इफेक्टिव हो जाता, अगर इसका ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन भी होता कि सीधा कोई कर रहा है डायरेक्ट बिना ठीक करे ज्यादा सीधा कर रहा है और पी का मान जो निकल रहा है वो अगर बाय ऑप्शन में आ जाता तो ट्रैप हो जाता। ये अच्छा खासा ट्रैप वाला क्वेश्चन बन जाता अगर ऑप्शन में वो होता सीधा, तो काफी, है ना, काफी लहू बहता। नहीं लगता नहीं है कि आपको, अगर सीधा होता, अगर ये नहीं होता और पी मिल जाता तो काफी लहू बहता इसमें। तो बढ़िया सवाल था, बहुत शानदार सवाल था ये कि भाई आपको समीकरण को, ये ए बी सी है लेकिन अपनी जगह वाले हैं, ऐसे नहीं कि हर जगह कुछ भी उठा लिया। पहले समीकरण को ठीक करो, अच्छे से बनाओ, उसके बाद फिर, है ना। अब जैसे बिंदु निकालने की ये रेखा किस बिंदु से जाती है, हम यहाँ से कहते हैं कि 1 से जाती है, 14 से जाती है, 3 से जाती है, नहीं नहीं नहीं। पहले समीकरण को ऐसे लिखना होगा और लिखने के बाद पता चलेगा कि किस बिंदु से जाती है और कौन उसकी दिशा है, कौन उसका बिंदु है और कौन दिशा है ना। पहले जचाना के बाद में तो पता लगा ना, सही से व्यवस्थित करोगे, सुव्यवस्थित करोगे, सुव्यवस्थित करने के बाद ही तो पता चलता है ना कि कौन बिंदु और कौन दिशा है। और जल्दबाजी में करो तो फिर उस हिसाब से, है ना, थोड़ा महंगा भी पड़ना चाहिए कि हाँ भाई गलती हो गई। ये तो ऑप्शन बनाने वालों ने आरपीएस आ रहा है, मॉडल ही काम कर रहा है, थोड़ा सा बढ़िया सवाल और बना देता तो कमाल हो जाता, मज्जो आ जाता। इतना मत हो, इतना मत हो, मेरिट बिगड़ जाती, और सवाल मेरिट बिगाड़ देते, है ना, ये सवाल मेरिट बिगाड़ देता। चलो बस यहीं तक करते हैं और क्लास को विराम देते हैं। 51 हो गए हैं और कोशिश करेंगे कि एक दो क्लासेस और लेके इसमें 75 तक एटलीस्ट हम पहुंच सकें, ज्यादा सवाल, है ना, 75 एक तक कर सकें। अब कल से हमारा आरपीएससी 3.0 शुरू होगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। कल हमारी क्लासेस होंगी, प्लानिंग क्लासेस होंगी, डिस्कशन क्लासेस होंगी और फिर हमारी मेन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, हाँ जो भी आपको, नहीं आज और कोई क्लास नहीं है, आज मैं प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा कल के लिए, तो पीपीटी वीपीटी बनाऊंगा तो उसमें भी काफी टाइम लगता है, तो आज और कोई क्लास नहीं होगी, आज सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाऊंगा और आप मौज करो। हाँ इस टॉपिक को थोड़ा सा और करवाऊंगा, एक दो क्लासेस और लगाऊंगा, एक्स्ट्रा लगाऊंगा, चिंता मत करिए। वो जो क्लासेस चल रही है आरपीसी 3.0 वो तो स्टार्ट हो ही जाएगा, फिर इसकी कुछ क्लासेस और लगाऊंगा ताकि इसके थोड़े से क्वेश्चन और करवाए जा सकें। हाँ वो सारी बता दूंगा, कल सारी जो क्लासेस होंगी तब सब बता दूंगा कि क्या रहने वाला है, क्या टाइमिंग रहने वाली है, कैसे कैसे कौन कौन सी क्लासेस किस तरीके से ये पूरा 3.0 कैसे चलेगा, उसका एक जो है ना भूमिका, वो पूरी तय कर दूंगा कि भाई अब आपको एक प्लान समझ में आ जाएगा कि ये कैसे चलेगा और उसमें क्या क्या कब कब कैसे कैसे आने वाला है। और फिर और बीच में कुछ दौरान जो बेटर हो सकता है, जो बेहतर हो सकता है वो तो होता ही रहेगा, है ना, लेकिन कल आपको सारा पता चल जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं आपसे। बता दूंगा कल।
ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए।